हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इंडियन पॉलिटी का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूनियन जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जिसके बारे में बताया गया है। मेरे दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन और क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और हम इसमें सैलरीज एलवेंसेस, ये पहला पार्ट हम कवर करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम लोग बाद में दूसरा पार्ट जो बनाएंगे उसमें हम सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दें अगर आपको इस लेक्चर को देखकर समझ आए, और वीडियो अंत तक जरूर देखना, तभी आपको सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा और सब कुछ सारा का सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हम सभी को पता है इंडिया में हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट की पावर हैं वो स्टेट्स गवर्नमेंट में और सेंटर में डिवाइड करी जाती हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके पास पावर्स होती हैं, और बहुत से स्टेट्स जो होते हैं उनकी गवर्नमेंट भी होती है, उनके पास भी पावर्स होती हैं गवर्न करने की। जैसे कि हमें पता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट इन विच द पावर्स आर डिवाइडेड अमंग द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है, 7वीं जो अनुसूची है, वो भी 3 प्रकार की लिस्ट की बात करती है। एक स्टेट लिस्ट, एक सेंटर लिस्ट और एक कनकरेंट लिस्ट। मेरे दोस्तों, यहाँ पे है क्या कि जो 7वां शेड्यूल है वो स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट के बारे में बताती है। स्टेट लिस्ट में कुछ मैटर्स लिखे हैं, सब्जेक्ट्स लिखे हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं। सेंटर लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और कनकरेंट लिस्ट में कुछ एक सब्जेक्ट्स लिखे हैं जिसमें सेंटर भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है। मेरे दोस्तों, ये सब कुछ लिखा गया है, लेकिन फिर भी इन आर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सम एम्बिग्यूटीज आल्सो। यहाँ पे कुछ एक वेगनेस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कुछ धुंधलापन भी है, कभी कभी कुछ प्रोविजन समझ नहीं आते हैं, इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है उन प्रोविजंस को। तो इन चीज़ों, इन प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अथॉरिटी दी गई है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको कि बेशक सब कुछ लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, सब एवरीथिंग इज रिटन, बट डिस्प्यूट्स माइट अराइज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। डिस्प्यूट फिर भी अराइज हो जाते हैं सेंटर स्टेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को लेके। और दूसरा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी एम्बिग्यूटीज हैं, बहुत सारी वेगनेस है उसमें, तो उनको दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अथॉरिटी दी गई है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, ताकि सेंटर स्टेट के भी जो डिस्प्यूट पैदा होते हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ धुंधला है, कुछ इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो हम उसको इंटरप्रेट कर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले का एक्चुअल में क्या वो चाहते थे उसको बता सकें। तो देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द प्रोविजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन आर्टिकल 124 टू 147। तो जो आर्टिकल 124 से लेकर 147 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सुप्रीम कोर्ट से डील करते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ये जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ये 28 जनवरी 1950 को इनैगोरेट हुआ था। 28 जनवरी 1950 को इसने काम करना शुरू किया था। इससे पहले जो कोर्ट था हमारे कंट्री में वो था फेडरल कोर्ट। और जो ये फेडरल कोर्ट है, इस फेडरल कोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर बनाया गया था। मतलब जो फेडरल कोर्ट है इसी को कन्वर्ट करके बाद में सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिया गया, इसी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जजेस बना दिया गया 28 जनवरी 1950 को। इससे पहले फेडरल कोर्ट बोला जाता था सुप्रीम कोर्ट को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बनाया गया था। इसके अलावा मेरे दोस्तों, आप और इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है
वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों गार्जियन बोलते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन का, रक्षक क्यों बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिस्लेचर के गलत काम से बचाता है। अगर लेजिस्लेचर कोई कानून पास करती है जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, हमारे उस कानून को खत्म कर देते हैं, जीरो घोषित कर देते हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट में उस कानून के अगेंस्ट कोई जाता है। मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का गार्जियन बोला जाता है, क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अनरीजनेबल और एनी काइंड ऑफ आर्बिट्रेरी लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी लॉ बनाती है जो कि आर्बिट्रेरी है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, जीरो घोषित कर देता है। ये होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार इंट्रोडक्शन में आप और क्या लिखोगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द प्रोटेक्टर और गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आल्सो, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और बहुत सारे राइट्स हमारे पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच दिए गए हैं। तो राइट्स तो दे दिए, लेकिन उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी प्रोविजन आर्टिकल 32 में दिया गया है कि अगर कोई राइट्स को वायलेट करता है तो वो पर्सन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने राइट को प्रोटेक्ट करवा सकता है। बोलने का मतलब क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये सारी बातें मेरे दोस्तों आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। इन सभी के बाद अब हम आएंगे कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन क्या है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो आर्टिकल 124 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और जब तक पार्लियामेंट लॉ के जरिए जजेस की संख्या ना बढ़ा दे तब तक इसमें 7 जजेस और होंगे। अर्थात मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आर्टिकल 124 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा और इसके अलावा 7 अदर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये 7 अदर जजेस हैं, इनकी संख्या जो है वो पार्लियामेंट बढ़ा भी सकती है। तो मेरे दोस्तों जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम पे ये प्रोविज़न था कि एक चीफ जस्टिस थे, 7 अदर जजेस थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लगातार पार्लियामेंट ने केसेस का वर्कलोड देखते हुए जजेस की संख्या को बढ़ाया और अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और हमारे पास 33 अदर जजेस हैं, 33 अदर जजेस हैं। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया कि इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं और 33 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसमें आते हैं। दिस इज द कंपोजिशन। अब हम पढ़ेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। मेरे दोस्तों अपॉइंटमेंट से पहले हम क्वालिफिकेशंस पढ़ लेते हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, किसको जज अपॉइंट किया जा सकता है, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो पर्सन है ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ द कंट्री, सिटीजन ऑफ द कंट्री। जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है वो सिटीजन होना चाहिए कंट्री का। ये तो इम्पोर्टेंट है। एंड इसके साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि जो पर्सन है ही मस्ट बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 और मोर देन 5 ईयर, फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। तो जो पर्सन है ही मस्ट बी जज ऑफ एनी हाई कोर्ट, जज ऑफ एनी 1 हाई कोर्ट और 2 और मोर हाई कोर्ट। मतलब एक पर्सन या तो किसी एक हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स में 5 साल तक जज रहा हो। अर्थात हो सकता है कि वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 1 साल, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 6 महीने, किसी और हाई कोर्ट में 2 साल, टोटल मिलाकर 5 साल। तो अगर एक पर्सन जज है हाई कोर्ट का फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एटलीस्ट, तो वो भी जज बन सकता है, उसे भी जज अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के। उसके अलावा और या तो वो 5 साल तक जज रहा हो किसी हाई कोर्ट में या फिर वो एडवोकेट रहा हो, एडवोकेट के रूप में उसने प्रैक्टिस करी हो किसी भी हाई कोर्ट में, 10 साल तक की प्रैक्टिस उसके पास हो। इसमें भी या तो वो किसी एक हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट 10 साल लगातार प्रैक्टिस करी हो या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स में उसने लगातार 10 साल प्रैक्टिस करी हो, तो उसे भी क्या कर सकते हैं हम, उसे भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। या फिर लास्ट क्या है कि वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी नज़र में एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट है,
डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि ये पर्सन जो है ये एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है, इसको लॉ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है और इसको हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जज बना सकते हैं। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में अभी तक ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट के तौर पर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट जज उसे नॉमिनेट किया, अपॉइंट किया, ऐसा कोई नहीं बना है। अमेरिका में ऐसे थे। तो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट में कौन आ जाते हैं? हमारे प्रोफेसर्स आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है लॉ की, उनको भी अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जज बन सकते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट जज बनाया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट हिम एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या बोला मैंने आपको, क्वालिफिकेशन क्या है कि सबसे पहली क्वालिफिकेशन है पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इसके साथ साथ इन तीनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो, या तो वो किसी भी हाई कोर्ट में या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर वो किसी एक हाई कोर्ट में या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स में 10 साल तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस उसके पास हो, या फिर वो प्रेसिडेंट की नज़रों में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। अब हमने क्वालिफिकेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो मेरे दोस्तों अगर मैं अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो आर्टिकल 124 के अनुसार 124 में क्या लिखा हुआ है, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ये बात लिखी हुई है। और साथ में क्या बोला हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते क्या है, अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कौन करता है? जी प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट कंसल्ट द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट एज ही डीम फिट। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द CGI, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट कंसल्ट्स विद द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज ही डीम फिट। और वहीं पे लिखा हुआ है कि एंड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब जजेस अदर देन द CGI, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अगर अदर जजेस की बात की जाती है तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग विद द CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एज ही डीम फिट। क्या बोला मैंने आपको, ध्यान सुनना कि द सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, दे आर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and president appoints him only after consulting with the other judges of the high court and supreme court. And in case of the appointment of other judges of supreme court, the president shall consult with the chief justice of India and other judges of the supreme court high court as he deem fit। ये बात बोली गई है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने वाली है कि कंसल्टेशन का मतलब क्या है। एक तरह से क्या बोला गया, एक तरह से बोला गया कि प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करेंगे लेकिन कंसल्ट कर कर लीगल एक्सपर्ट से। ये लीगल एक्सपर्ट्स तो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सारे क्या हैं? ये लीगल एक्सपर्ट है, लॉ की फील्ड में एक्सपर्ट है। तो इन लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को। क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये कंसल्टेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसल्टेशन। तो मेरे दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, 3 जजेस केस, बड़े ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंसल्टेशन। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं कंसल्ट की, क्योंकि हमारा लॉ बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेंगे लीगल एक्सपर्ट्स के साथ। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हमारे पास एक केस हुआ था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इस केस को जज ट्रांसफ़र केस 1 भी बोलते हैं। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई प्रेसिडेंट ने जो कंसल्ट वर्ड यूज़ किया है कि प्रेसिडेंट लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट करेगा, वो कंसल्टेशन एक एक्टिव कंसल्टेशन है और उसे कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन साथ में ये बोल दिया कि जो कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन डज नॉट मीन द कंकरेंस। मैं क्या, इसका मतलब हुआ कि भाई जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कंसल्ट तो करेंगे अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ,
हाई कोर्ट के साथ, वो कंसल्ट तो करेंगे लीगल एक्सपर्ट के साथ, लेकिन वो कंसल्टेशन जो है उसका मतलब ये नहीं होगा कि जो कंसल्टेशन दे दी गई, जो रिकमेंडेशन दे दी गई, वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। मतलब फाइनली जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी प्रेसिडेंट है, वो ऊपर रहेगी और जुडिशरी ऊपर नहीं रहेगी। बोलने मतलब क्या हुआ कि लिखा तो है कि प्रेसिडेंट जो है वो बाकी जज से कंसल्ट करेंगे, लेकिन ये कंसल्ट प्रेसिडेंट कर लेंगे, पर अगर प्रेसिडेंट उस कंसल्टेशन से सेटिस्फाई ना हो, उस कंसल्टेशन के अनुसार जज को अपॉइंट ना करना चाहें तो ना करें। मतलब जो प्रेसिडेंट चाहे, जो एग्जीक्यूटिव चाहेगी, वही जज अपॉइंट होंगे। बेशक कंसल्ट करने के बाद किसी और जज का नाम आया हो कि इसको अपॉइंट कर दो, पर फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट की होगी कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको अपॉइंट करेंगे। ये जो फर्स्ट जज केस था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, इस केस में एक्चुअल में जो डिसीजन फॉलो किया गया था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1977 का एक और डिसीजन था। उस केस का नाम था सकालचंद सेठ केस। सकालचंद सेठ केस 1977, सकालचंद सेठ केस 1977 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेम यही बात बोली थी कि प्रेसिडेंट कंसल्ट तो कर सकते हैं, पर प्रेसिडेंट के ऊपर वो कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट बाद में चाहे उस रिकमेंडेशन को फॉलो करे ना करे, वो उसके ऊपर है। हाँ, वो कंसल्ट कर लेंगे, लो बोलते हैं तो कंसल्ट कर लेंगे बाकी जजेस से, लीगल एक्सपर्ट से, जजेस को अपॉइंट करते टाइम या चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते टाइम, पर उनकी सलाह मानना प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड नहीं है। इस केस में ऐसा बोला था। इस डिसीजन को एसपी गुप्ता में अपहेल्ड कर दिया, इसको सस्टेन कर दिया और बोला ये डिसीजन बिल्कुल सही है। लेकिन इससे हुआ क्या, एग्जीक्यूटिव ऊपर हो गई। लेकिन हमारा जो आर्टिकल 50 है, अगर हम आर्टिकल 50 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो बोलता है कि हम एफर्ट्स करेंगे कि एग्जीक्यूटिव जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट रहे। पर यहाँ कहीं ना कहीं जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के इंडिपेंडेंस में नहीं रह पा रही थी, उसके इन्फ्लुएंस में आ रही थी। जुडिशरी को पता है हमें अपॉइंट करने वाले एग्जीक्यूटिव ही है, हम तो तभी जज बनेंगे जब एग्जीक्यूटिव, जब प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तभी बनेंगे हम। तो इससे हो क्या रहा था कि आर्टिकल 50 के कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रहे थे। आर्टिकल 50 में क्या बोला गया है कि ट्राई किया जाएगा कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहे, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर ना करे, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट रहे। हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, तो इसीलिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऊपर हो गई। अब एग्जीक्यूटिव जिसको चाहे उसको जज अपॉइंट करेगी, लीगल एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन बस नाम की रिकमेंडेशन है। इन चीज़ों को देखते हुए एक नया केस आया हमारे पास 1993 में, जिसका नाम था जज ट्रांसफर केस 2, और केस का नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में क्या बोला गया, इस केस में बोला गया कि जो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था और जो सकालचंद सेठ का केस है, वो केस के डिसीजन सही नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुराने डिसीजन को खत्म कर दिया, ओवर रूल कर दिया। और अब क्या बोला कि कंसल्टेशन का मतलब होगा कंकरेंस, मतलब प्रेसिडेंट को जो कंसल्टेशन दी गई, प्रेसिडेंट ने जो कंसल्ट किया उसका मतलब एक्टिव कंसल्टेशन है। और जो लीगल एक्सपर्ट्स जो है वो कंसल्टेशन देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। इट शैल बी ऑफ बाइंडिंग नेचर, वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सुपरमेसी किसकी होगी, जुडिशरी की। यहाँ पे सुपरमेसी एग्जीक्यूटिव की थी, प्रेसिडेंट की सुपरमेसी थी, यहाँ पे जुडिशरी की सुपरमेसी हो गई। तो इसके अलावा मेरे दोस्तों, अब आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अभी कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें। आप लोग वीडियो देखने वाले 100 लोग होते हैं, लेकिन लाइक करने वाले 10 लोग होते हैं। आपसे हम लाइक मांग रहे हैं तो इसमें आपका क्या जाता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ हमें कमेंट भी किया करें, बताया करें हमारा लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। हम जब मोटिवेट होंगे तभी तो हम और लेक्चर्स आपके लिए लाएंगे। तो ये वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मेरे दोस्तों, अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मैं आपको अपना गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर बता देता हूं। अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको हमारे लेक्चर्स हेल्पफुल होते हैं और आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है एग्ज़ाम्स में, तो आप हमारे गूगल पे नंबर 9821982041 इस नंबर पे आप हमें गूगल पे भी कर सकते हैं। इस पे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कुछ भी करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं।
अब मेरे दोस्तों जब जज ट्रांसफ़र केस 2 आया तो उसमें बेसिकली जुडिशरी को ऊपर रख दिया गया, बोल दिया गया कि प्रेसिडेंट के ऊपर जुडिशरी के जरिए दी गई कंसल्टेशन बाइंडिंग होगी। अब बहुत बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो अपनी ही रिकमेंडेशन देना उन्होंने शुरू कर दी। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ कि यार जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अगर अपनी रिकमेंडेशन देते हैं बिना और जजेस की कंसल्टेशन से, तो क्या ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी, क्या ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी? तो एक हमारे पास नया केस आ गया, जज ट्रांसफ़र केस 3, और इसमें क्या था, रेफरेंस मांगा गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1999 में, मतलब 1999 में प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से रिकमेंडेशन मांगी थी, एडवाइस मांगी थी कि बताइए आप कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले हमें कोई कंसल्टेशन दे अपनी, तो क्या वो हमारे ऊपर बाइंडिंग होगी? तो इसमें बोला गया कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कंसल्टेशन देंगे, वो कंसल्टेशन बाकी जजेस के साथ मिलकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाएगी, इनकी अकेले की कंसल्टेशन नहीं मानी जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो कंसल्टेशन देंगे वो कंसल्टेशन कैसी होगी, वो कंसल्टेशन बाकी जजेस के कंसल्ट करके देने वाली कंसल्टेशन होगी। अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे पहले बाकी जो जजेस हैं उनके साथ कंसल्ट करेंगे, उसके बाद सभी आपस में मिलके कुछ डिसीजन करेंगे कि हाँ इसको जज अपॉइंट कर दो सुप्रीम कोर्ट का, या इसको जज अपॉइंट कर दो हाई कोर्ट का। उसके बाद वो रिकमेंडेशन फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी, फिर प्रेसिडेंट के ऊपर वो बाइंडिंग होगी। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले ही कुछ रिपोर्ट तैयार कर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे देते हैं कि आप इसको जज अपॉइंट कर दो, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज, आप यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे आप 4 लिख लीजिए, 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके अलावा 4 जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जब वो आपस में मिलकर प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन देंगे रिटर्न में, तो प्रेसिडेंट के ऊपर वो कंसल्टेशन बाइंडिंग होगी। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले बिना किसी अन्य जजेस के कंसल्ट किए अकेले अपनी कंसल्टेशन आगे दे देते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। अर्थात अब हमारे देश में ये क्या है, ये कोलिजियम सिस्टम बन गया। ये क्या बन गया, कोलिजियम सिस्टम, जो हमारे देश में फॉलो किया जाता है। कोलिजियम सिस्टम में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है या सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनसे कंसल्ट किए बिना अगर एक भी जज ने मना कर दिया किसी जज को अपॉइंट करने के लिए एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, तो फिर जो रिकमेंडेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो फिर बाइंडिंग नेचर की होगी। सभी अगर यूनानिमसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस यूनानिमसली किस जज का नाम आगे रिकमेंड करते हैं, तो प्रेसिडेंट के ऊपर फिर वो बाइंडिंग होगा और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेंगे। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा मेरे दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब मेरे दोस्तों रिसेंटली 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, तो उन्होंने 99th अमेंडमेंट लाई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस अमेंडमेंट के जरिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को गठन करने की बात करी थी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसके अनुसार ये करना चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देने वाला एक कमीशन होगा जिसका नाम होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और इसके मेंबर कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, लॉ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन होंगे। तो ये एक प्रोविजंस किए गए थे 99th अमेंडमेंट के जरिए। लेकिन बाद में इस अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने इन द केस जज ट्रांसफर केस 4, जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। 2014 में अमेंडमेंट हुई, 2015 में इसको चैलेंज किया गया और ये बोला गया कि भाई ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इसमें लॉ कमीशन जो कि एक एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, लॉ कमीशन जो कि गवर्नमेंट के मेंबर हैं, वो इसके मेंबर हैं। तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप इस जजेस के अपॉइंट करने वाले कमीशन में आप एग्जीक्यूटिव को लेके आ रहे हो। एग्जीक्यूटिव जब जजेस को अपॉइंट करने लग पड़ेगी रिकमेंडेशन देने में जब एग्जीक्यूटिव आएगी, वैसे तो रिकमेंडेशन कौन देता है,
चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी लीगल एक्सपर्ट। लेकिन अगर लॉ मिनिस्टर भी रिकमेंडेशन देगा किसी जजेस के बढ़ने के लिए, तो जो जजेस हैं वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस उनकी खत्म हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट को खत्म कर दिया। और प्रेजेंटली हमारे पास जो सिस्टम है वो वही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं उनको ऑन द कंसल्टेशन विद द लीगल एक्सपर्ट्स, दैट इज अ कॉलेजियम सिस्टम, जो कि हमने पहले बताया मैंने आपको। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा अपॉइंटमेंट से लेकर। अब अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस भी हुए हैं हिस्ट्री में, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, कि किसी वीडियो में और डिस्कस करेंगे। पहले कुछ और सिस्टम था, बीच में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाया था, थर्ड जूनियर मोस्ट जज को बना दिया था। ये बातें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। अब हम जाएंगे बाकी प्रोविजंस जो है मेन से ओथ एंड अफर्मेशन को लेकर आगे चलते हैं। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं ओथ एंड अफर्मेशन की बात करूं, तो जो भी जजेस अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के जरिए, उनको ओथ किसके सामने लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। या फिर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो जिस पर्सन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि आप इनके सामने ओथ लोगे, तो उनके सामने उन जजेस को ओथ लेनी पड़ेगी। मतलब या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने वो ओथ लेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको ओथ दिलाएंगे, या फिर एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट बिहाफ, अपने बिहाफ में जिनको अपॉइंट करेंगे वो जो है उनके सामने जजेस ओथ लेंगे। इसके बाद मेरे दोस्तों आगे चलेंगे हम, टेन्योर क्या होता है जजेस का। टेन्योर क्या होता है जजेस का, तो जजेस का ऐसा कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल फिक्स नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन जाएंगे वो ऑफिस होल्ड करते हैं अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज, अर्थात जब तक उनकी 65 साल तक की एज नहीं होती वो सुप्रीम कोर्ट जजेस बने रहेंगे। और 65 साल की उम्र के बाद जब वो कंप्लीट कर लेते हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे अपने ऑफिस से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, पर हाँ 65 ईयर्स ऑफ एज तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं। और हाँ, वो अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं इस एज से पहले। अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देकर अपने ऑफिस से हट सकते हैं। साथ ही उनको रिमूव भी किया जा सकता है उनके ऑफिस से। एंड उनको रिमूव कौन करेगा, उनको रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल कैन रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब मेरे दोस्तों मैं यहाँ बता दूंगी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को रिमूव नहीं कर सकते, बट वो रिमूव तभी करेंगे जब जो पार्लियामेंट है वो राइटिंग में उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोल दे कि भाई इस जज को रिमूव करना है। अब मेरे दोस्तों पार्लियामेंट में एक प्रोसेस चलेगा इम्पीचमेंट का। कैसा इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलेगा, इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी और इनकैपेसिटी। इस ग्राउंड पर या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको इम्पीच किया जा सकता है। और अगर ये जो ग्राउंड है वो प्रूव्ड हो जाए कि सही बात है, वो या तो उन्होंने मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी है, वो कैपेबल नहीं है ऑफिस होल्ड करने के लिए, तो पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा में ये सारी बातें प्रूव हो गई तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो राइटिंग में देंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको फिर जजेस को रिमूव कर देंगे। आई होप मेरे दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, ये वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो को मैं समझ आ रहा हो लाइक अभी कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे दोस्तों हमारा एक दूसरा चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस। आप प्लीज़ उस चैनल को जाके उसमें हमारे ब्लॉग्स देखें डेली लाइफ के, हमें उसमें सपोर्ट करें। और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारी स्टडी के लिए, हमारी टीचिंग के लिए, तो आप हमें 8219820461 पे आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात करूं जजेस के, तो इनकी जो सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं वो बेसिकली पार्लियामेंट लॉ बनाकर डिसाइड करती है। पार्लियामेंट जो है वो बाय लॉ इसको डिसाइड करती है। और जब तक पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया था तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि सैलरीज शैल बी गिवन अकॉर्डिंग टू द सेकंड शेड्यूल। जो सेकंड शेड्यूल में सैलरीज एंड अलाउंसेस मेंशन है वो जजेस को मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस और बाकी जजेस को। और अगर पार्लियामेंट लॉ बना दे तो फिर लॉ के माध्यम से जो डिसाइड किया जाएगा वो सैलरीज एंड अलाउंसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस को या चीफ जस्टिस को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2018 में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी सैलरी को 1 लाख से बढ़ाकर 2,80,000 पर मंथ किया गया था। कब? 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी को 1 लाख से 2,80,000 और जो बाकी जजेस से उनकी सैलरी को 90,000 से बढ़ाकर 2,50,000 किया गया।
देखो सैलरीज और अलाउंसेस ज़्यादा दिए जाते हैं हमारे जजेस को, क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो इंडिपेंडेंट रहें और कभी भी किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर पैसों के कारण अपने आप को इम्पार्शल ना करें, वो अपने आप को पार्शल ना करें, वो इम्पार्शल रहें। तो उनकी सैलरीज अच्छी उनको दी जाती है। 2018 के अनुसार मैंने आपको बता दिया। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो में अब आगे हमें बचता है एक एक्टिंग चीफ जस्टिस और एक एड हॉक जजेस। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं एक्टिंग चीफ जस्टिस की, आर्टिकल 126 बोलता है इसके अनुसार अगर किसी भी टाइम पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं किसी भी कारण, चाहे वो बीमार हैं, चाहे वो हेल्थ इशू है या कहीं गए हुए हैं किसी भी कारण, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ टाइम के लिए किसी भी जज को, सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बना सकते हैं फॉर अ टाइम बीइंग। एक्टिंग चीफ जस्टिस को बोला जाता है। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी पोस्ट में वापस आ जाएंगे तो वो जज जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस की पोस्ट से हटकर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जज बन जाएंगे। वहीं पे 127 आर्टिकल बोलता है एड हॉक जजेस के बारे में। इसमें क्या बोला गया है, अगर मान लो किसी भी टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का जो कॉरम है जजेस का वो पूरा नहीं हो, तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो यहाँ पे कौन करने वाला था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहे थे किसको, एक्टिंग चीफ जस्टिस को। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रीवियस कंसल्टेशन, उनकी पहले सलाह लेंगे, उनको पहले बताएंगे, परमिशन लेंगे, कंसेंट लेंगे उनसे, उसके बाद वो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप किसी जज को हमारे सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए ताकि कोरम पूरा हो जाए और हम फंक्शन करना शुरू कर सकें। और जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा फिर वो उस पर्सन को जज सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए वैसे भी एलिजिबल हो, अर्थात उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एड हॉक जज में क्या होता है कि अगर किसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रीवियस कंसेंट से किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप किसी जज को हमारे सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए, और वो जज वो होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए एलिजिबल भी हो, अर्थात जो क्वालिफिकेशंस है ना वो उसको फुलफिल करता हो। तो दिस इज अबाउट द एड हॉक जजेस। आई होप मेरे दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। ये पार्ट 1 था। अगले पार्ट 2 में हम ज्यूरिसडिक्शन के बारे में अच्छे से समझेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।